हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विवेकानंद एग्रीकल्चर चैनल। आज के लेक्चर में हम फिर एक और पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे और इसमें मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 51 से 51 नंबर सवाल से। देखिए ज़रा, क्वेश्चन संख्या 51 यहाँ से फिजिक्स का सेक्शन है। तो जिसमें पहला सवाल वगैरह, बॉक्स ऑफ 5 kg stay on a frictionless horizontal surface. A boy started pulling with a force of 100 Newton at an angle of 15 degree from horizontal. Acceleration of box बताना है। कह रहा हॉरिजॉन्टल में एक बॉडी जो कि खुद 5 किलो मास की है, इसमें एक 100 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री पर लगाया जाता है। कंपोनेंट्स करेंगे तो 100 पूरी तरीके से इसे खींचने का प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि 100 का एक कंपोनेंट है 100 cos 15, इसे फॉरवर्ड खींचेगा और 100 sin 15 इसके mg और नॉर्मल रिएक्शन की बैलेंसिंग में जाएगा। तो हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो ये कन्फर्म है कि इसका जो मोशन होगा वो अलॉन्ग दिस एक्सिस हो सकता है। खैर, इसका वजन चाहे तो देख ले, इसका जो वेट है दैट इज़ 5 और ग्रेविटी हो गई 10, ये आ गया बेटा 50 न्यूटन। यहाँ जाएगा 100 का sin 15 की वैल्यू काफ़ी कम है, जो कि 50 से कम आएगी। अगर ये मल्टीप्लिकेशन करोगे 100 मल्टीप्लाई बाई sin 15 तो 50 से कम आएगा, और 50 से कम मतलब ये वजन ज़्यादा रहेगा तो ये सरफेस पर ही रहेगा। लेकिन ये जो वैल्यू है cos 15 की, तो cos 15 बेटा 0.96 के आसपास होता है। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 0.96 इस गोज़ टू 96 न्यूटन, 96 न्यूटन का लगभग। मतलब 100 न्यूटन के फोर्स में से 15 डिग्री पर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 96 न्यूटन। तो 96 न्यूटन इसे फॉरवर्ड खींचेगा। तो F हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज दिशा में लगने वाला बल दैट इज़ 96 न्यूटन, और वो 5 किलो की बॉडी को किसी एक फिक्स एक्सेलरेशन से आगे खींचेगा। 5 से डिवीजन करोगे तो 19 × 25 = 95, लगभग 19.02 न्यूटन के आसपास आंसर, 19.2 के आसपास ये एक्सेलरेशन आ गया। द मोस्ट एक्सेलरेशन का मतलब ये एक्सेलरेशन अगर आया तो एक्सेलरेशन होगा बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, और मेरे हिसाब से ये आंसर आपको लगभग ऑप्शन संख्या बी में देखने को मिलेगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक, तो दिए गए फोर्स के कंपोनेंट कर लिए और कंपोनेंट में चेक कर लिए कहीं ऐसे तो नहीं हवा में उठ रहा कि ऊपर का कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट इतना हैवी है कि वो mg को उठा दे रहा, mg को बैलेंस करने के साथ साथ इसको अपलिफ्ट भी दे रहा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके बाद ये सरफेस पर ही रहेगा, और जब चलेगा तो क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मदद से चलेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 नंबर देखिए जरा बेटा। 52 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा माइकल इज पुलिंग अ मास ऑफ 30 kg अप एन इंक्लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 26 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कह रहा है कि माइकल हॉरिजॉन्टल से लगभग 26 डिग्री पर, 26 डिग्री पर एक इंक्लाइनेशन है, और उस पर 30 kg का एक बॉडी है, 30 kg का, ठीक है, 30 kg का। कह रहा है कि ये इसे ऊपर की तरफ खींचता है, और ऊपर की तरफ खींचने में नेट एक्सेलरेशन जो लगा रहा है, या नेट एक्सेलरेशन जो इस बॉडी पर डेवलप हो रहा है दैट इज़ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी या मास एंड इंक्लिनेशन, यहाँ रगड़ है, फ्रिक्शन है, रफनेस है, दैट इज़ 0.58। ठीक, कह रहा व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पुलिंग फोर्स माइकल इज एक्सर्टिंग। तो ये सारी शर्तें दी गई हैं। कह रहा कि ये बताइए कुल मिलाकर माइकल को कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा इतना सब करने के लिए। देखो जरा माइकल कर क्या रहा है, माइकल लगा रहा है अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड, उसमें से mg, ध्यान से देखिए जरा, ये mg मतलब 30g, ये हो जाएगा 30g का cos थीटा cos 26, और ये हो जाएगा 30g का sin 26। जो फोर्स है उसके कई सारे काम हैं, कई जिम्मेदारियाँ हैं। पहले नेट फोर्स चेक करना चाहो तो F अपवर्ड माइनस 30g का sin 26,
नीचे की तरफ, माइनस मोशन टेंडेंसी अपवर्ड, फ्रिक्शन बैकवर्ड, म्यू मीन्स 0.58 mg cos थीटा। ये तो याद होगा ना कि किसी बॉडी में अगर मोशन की टेंडेंसी ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, म्यू मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी, mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन का फोर्स पीछे, mg का कंपोनेंट पीछे, और ये हो गया F फॉरवर्ड माइनस बॉडी के वेट का कंपोनेंट माइनस फ्रिक्शन, ये हो गया नेट फोर्स बराबर ma। m का मतलब मास, और मास का मतलब क्या हो गया बेटा, मास हो गया आपका 30 kg और एक्सेलरेशन हो गया 2.5, एफ नेट बराबर ma। चेक कर लीजिए। अब इन सबका कैलकुलेशन करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं, वैल्यूज़ हालांकि टेबल से ही मिल सकती हैं। तो साइन ऑफ 26 डिग्री इज़ गिवन एज 0.43 एंड साइन ऑफ कॉस ऑफ, दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, साइन 26 और कॉस 26, और कॉस ऑफ 26 डिग्री इज़ 0.89 अप्रॉक्सीमेट। क्लियर। तो F बराबर ये F माइनस 30 जी की जगह 10 और साइन 26 बन जाएगा 0.43 माइनस 0.58 इंटू 30 इंटू ग्रेविटी 10 और कॉस 26 0.98 बराबर 30 इंटू डेसिमल हटाओ 25 3 75 75। अब इन सब का कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो जरा कितना आ रहा बेटा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्रम से जो नंबर आएंगे बता दूँ, F माइनस जो ये वाला नंबर आ रहा है, ये तो वैसे भी 2 जीरो उड़ा दो, 2 डेसिमल हटा दो, 4 3 12 3 3 129 आ जाएगा लगभग। ये थोड़ा सा टफ कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ऑपरेशन। 0 0 हटाइए, चाहे इसके डेसिमल्स हटा दीजिए चाहे यहाँ हटा दीजिए, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैसे भी देखो अगर 9 6 9 6 का 54 और 54 3 162 162 के आसपास आएगा। तो नियरली थोड़ा सा कम है उससे, तो 156 के आसपास एग्जैक्ट कैलकुलेशन। और ये 75 है, सो बराबर 75। सबको एक तरफ ले जाओ, ऐड करो। सो F बराबर 9 6 15 15 5 20 0 7 5 12 12 2 14 14 2 16 1 कैरी के 1 1 1 360 न्यूटन के आसपास आंसर। और ऐसा ऑप्शन संख्या ए पर बिल्कुल एक्यूरेटली दिया हुआ, खाली थोड़ा सा वैल्यूज़ देखने के लिए टेबल है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। कह रहा है कि इंक्लिनेशन में ऊपर की तरफ माइकल नाम का कोई पर्सन इसे खींच रहा है, तो जब वो खींचेगा तो वो कई सारी चीज़ों के विरुद्ध प्रयास करेगा, जैसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट एफर्ट करेगा, बॉडी के वेट के कंपोनेंट के अगेंस्ट एफर्ट करेगा। कुल मिलाकर के जो उसका एफर्ट है वो बॉडी को नेट फोर्स यानी ma के फॉर्म में मिलेगा। तो हमने केवल इतना किया, फॉरवर्ड फोर्स ड्राइविंग फोर्स बराबर या ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग बॉडी कंपोनेंट माइनस अपोजिंग बॉडी का फ्रिक्शन, सब मिला के ma के बराबर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा सही प्रिंट में नहीं दिया बेटा, जो जैसा फॉर्मेट मिल पाया उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 54 एक क्वेश्चन जम कर रहे हैं, देखते हैं अगर वो करेक्ट हो जाता है उसे नेक्स्ट टाइम पे मतलब अगले किसी वीडियो में इसी के सॉल्व करा देंगे। देख लीजिए बेटा, अब देखिए जरा प्रश्न संख्या 54 नंबर देखिए। 2 masses of 80 kg and 140 kg hang from a rope that runs over a pulley. You can assume that the rope is massless and inextensible. The pulley is frictionless. The tension in the rope. कह रहा भाई एक ऐसा कुछ मास है, ये रहा मास, इसके ऊपर से 2 रस्सियाँ गुजर रही, एक रस्सी गुजर रही एक रस्सी गुजर रही। एक तरफ 80 kg का मास है और अगली तरफ यहाँ 140 kg का मास है, 140 किलो का मास। आपसे कह रहा है कि आप रस्सियों में टेंशन बताइए। तो याद करिए टेंशन का जनरल एक्सप्रेशन, या फिर ऐसा करें नीचे mg ऊपर टेंशन बराबर 140 g माइनस टी बराबर ma, इधर t माइनस 80 g बराबर ma। 2 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे। डायरेक्ट टेंशन का बेटा रिजल्ट होता है t बराबर 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट मास इंटू सेकेंड मास इंटू ग्रेविटी अपॉन सम ऑफ मासेस। जब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आता है t बराबर
2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट मास 80 kg, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मानो, सेकंड मास 140 kg मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी की जगह 10 और 140 और 80 मिला के 220, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से एलिमिनेट करोगे तो ये 11 टाइम्स आ जाएगा बेटा। सो 14 8 जा 112 and 1 more 0 upon 11. If you divide it, answer will be approximately 101 in terms of Newton. कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ बेटा, 1 2 2 0 है बेटा, ठीक है। तो 1 0 1 0 ऐसे कुछ करके 11 1 के 11 11 नहीं है 90 11 88 लगभग 1018 न्यूटन के आसपास ऐसे कुछ आंसर आएगा। थोड़ा सा जी की वैल्यू में फ़र्क हो सकता है, जैसे अगर आप यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 ली तो थोड़ा सा ये नंबर कम आएगा, और इसके बिल्कुल करीब जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1018 के आसपास, दैट इज़ डी पार्ट, 54 का डी पार्ट, 54th का डी पार्ट, चेक कर लें आराम से, 54th का डी पार्ट। अगला सवाल देखिए बेटा 55th नंबर, 55 नंबर, पुली का सिंपल मैकेनिक्स का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सवाल। अगला 56 नंबर, 56 नंबर, a car runs from 0 to 100 in 0.475, what is average acceleration in the car? कह रहा है कि एक कार है और ये कार जो चल रही है इसकी रफ्तार 0 से बढ़ती है, 0 मतलब ये शुरुआत में दरअसल रेस्ट की कंडीशन पर रही होगी और इसने स्पीडअप किया खुद को और अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली, अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली, ऐसी रफ्तार पकड़ ली 100 किलोमीटर पर आवर, और इसमें रेस शुरू करी t बराबर 0 यानी किसी भी समय, और 4.75 सेकंड तक रेस जारी रखी। अब इसने पूछा कि आप मुझे एवरेज एक्सेलरेशन बता दें, एवरेज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम में कितना चेंज आया। अब जितने भी आंसर दिए गए हैं, हालांकि उन्होंने थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ी सी गलती करी बच्चों, उन्हें मीटर पर सेकंड लिखना चाहिए, बहुत स्पष्ट नहीं लिखा है, तो पहले इसे मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता। किलोमीटर प्रति घंटे को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करें मल्टीप्लिकेशन इसका, तो ऊपर बन जाएगा 500, नीचे बन जाएगा 18। अब ये मामला बेटा आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, 0 से 500/18, यानी फाइनल वेलोसिटी 500/18 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, और टोटल टाइम जो लगा है दैट इज़ 4.75 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन आगे बढ़ाएं, कैलकुलेशन बढ़ाएंगे तो ये आंसर जो है थोड़ा सा सॉल्व करने में, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन को केवल कैलकुलेशन में समय देंगे तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी नहीं हो पाएंगे बेटा। तो ये डिवीज़न करोगे तो बनेगा 27.77 के आसपास, थोड़ा सा दिख भी रहा है, जैसे 18 3 54, तो 30 से कम आंसर आएगा 27.77 माइनस 0/4.75 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे इसे डिवीज़न करके तो ये लगभग आंसर 6 के आसपास आएगा। अगर ये 5 के आसपास है और ये लगभग 30 के आसपास, 5 का 30, तो 5.9 इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द ऑप्शन क्लोजेस्ट टू इट इज़ 5.85, इसके सबसे करीब ऑप्शन 5.85 दिखाई दे रहा है। थोड़ा प्योर कैलकुलेशन बेस है ये पेपर, प्योर कैलकुलेशन बेस का मतलब आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर ही मिलना है, इक्का दुक्का आंसर ही है जो बिल्कुल टू द डिजिट आ जाएगा। तो ये रहा आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लें इत्मीनान से। 57 नंबर, 56 के बाद 57 नंबर सवाल, आगे देखिए 57 नंबर सवाल देखिए। An object is launched with a velocity 20 meter per second in the direction making an angle of 25 degree upward with the horizontal. What is the magnitude of velocity just hit the ground? कह रहा भैया एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऐसे फेंका गया हॉरिजॉन्टल से 25 डिग्री पर। अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, 25 डिग्री पर फेंका है तो जब वो हिट करेगा तो वो हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड 25 पर फेंका गया है,
तो जब हिट करेगा तो हॉरिजॉन्टल से ठीक डाउनवर्ड 25 डिग्री पर ही हिट करेगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनअफेक्टेड रहेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्टिकल कंपोनेंट टॉप तक जाते जाते खत्म और फिर अंडर ग्रेविटी सेम सर्कमस्टांसेस में फिर से बन जाएगा। तो कहने का था जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था 20 मीटर पर सेकेंड, उसका एक कंपोनेंट पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, दूसरा कंपोनेंट जैसे डिमिनिश होगा खत्म होगा वैसे फिर से बन जाएगा। तो दोनों कंपोनेंट सुरक्षित, तो मेन वैल्यू भी सुरक्षित है 20 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है तो वापस ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड फेंकोगे, हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड इंक्लिनेशन पर गिरेगा और सेम वेलोसिटी के साथ गिरेगा, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के साथ गिरेगा। सो आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन संख्या ए इज करेक्ट, 57 का ए पार्ट। और देखिए बेटा, फिर एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसका जो प्रिंट है वो कम सही दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च 22 डिग्री विद इनिशियल 15 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 10 डिग्री हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल हिट द पॉइंट एट एम। इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में देख लेंगे इसी वीडियो के 58 नंबर। पहले आप 59 नंबर देख लें, 57 के बाद थोड़ा सा इसे रफ कर रहा हूँ बेटा। आसान सवाल है। 59 नंबर सवाल देखिए, 59 यानी 59 नंबर देखना। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर। उसमें कुछ नाम दिए, उसमें कह रहा है कौन कौन से वेक्टर नहीं है। जैसे मास है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर इसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड है, फिर आपके बाद इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि करंट का नाम स्पष्ट लिखना चाहिए, हीट करंट है, थर्मल करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, एयर करंट है, ये थोड़े से सारी फिजिक्स के टर्म है। वोल्टेज है और वर्क है। अब जो भी इनमें से वेक्टर्स हैं उन सब के सामने वी सिंबल लिख देना, और जो भी इनमें से जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती, डायरेक्शन नहीं चाहिए, उन सब के सामने एस लिख रहे हैं। तो पहली बात करें मास की, तो मास अपने आप में स्केलर क्वांटिटी। बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, दुनिया में कोई भी फील्ड है वो सब फील्ड अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट एरो जरूर होता है लेकिन वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती, स्केलर क्वांटिटी। वोल्टेज नो डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी। तो ये दोनों वेक्टर हैं और इसके अलावा बाकी सारी क्वांटिटी स्केलर है। तो कह रहा है कौन सी वेक्टर नहीं है, तो वेक्टर ना तो पहली क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं, ये वेक्टर नहीं, ये वेक्टर नहीं, मतलब दिस वन, सॉरी ये सब स्केलर है। जो वेक्टर नहीं है दैट मीन्स स्केलर है। 60 नंबर सवाल। और ऐसा बेटा पहले ही ऑप्शन ए पार्ट में दिया, 59 के पहले ही पार्ट में चारों ऑप्शन दिए गए, 1, 4, 5, 6। ठीक है भाई। 60 नंबर सवाल, क्वेश्चन संख्या 60। देखिए जरा क्वेश्चन संख्या 60 क्या कर रहा है। 60 नंबर सवाल का कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड बाई, इनमें से कौन सा है जो वेक्टर तरीके से दिखाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कुछ बेसिक बातों की, जैसे वेलोसिटी अपने आप में वेक्टर है, स्पीड अपने आप में स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का जो गैप होता है जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो भी वो वेक्टर है, डायरेक्शन चाहिए होती है इसमें, 2 वेक्टर मिले। डिस्टेंस केवल मैग्नीट्यूड स्केलर है। करंट इलेक्ट्रिकल करंट केवल मैग्नीट्यूड है, स्केलर है। सॉरी बेटा हम दूसरे ऑप्शन में चले गए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हाँ फोर्स, इसके बाद फोर्स वेक्टर है और फोर्स से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड बाई ये वेक्टर में से वेक्टर कौन कौन है। तो वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है और एक्सेलरेशन, यानी पहला, पांचवा, छठा। और पहला, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर है बेटा, पहला, तीसरा, पांचवा, छठा। और ऐसा ऑप्शन संख्या सी में वो कह रहा है। सो सी इज द एक्यूरेट ऑप्शन। टिक दैट। नाउ कम टू द क्वेश्चन संख्या 61, 61 नंबर पे आ जाए। ए एंड बी आर वेक्टर्स, देन ए डॉट ए क्रॉस बी। अगर ए और बी वेक्टर्स हैं तो आपको वैल्यू बतानी ए डॉट
ए क्रॉस बी। छोटी सी बात देखिए, जैसे हम अगर बात करें ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर ये वेक्टर, या किसी एक ही प्लेन में दो वेक्टर हैं, तो दोनों का जो क्रॉस होता है वो क्रॉस इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चों अगर आपको याद हो तो अगर हम आई, ये वाला जे, ये वाला के, आप कहते हो अगर आई क्रॉस जे की बात करो, आई क्रॉस जे अंगूठा बाहर आता है, के जो होता है बोर्ड के बाहर आता है, तो आई और जे अगर एक ही प्लेन पर पड़ रहा है तो उनका जो क्रॉस है आई क्रॉस जे यानी के है वो बोर्ड के बाहर यानी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। उसी तरीके से ए क्रॉस बी का जो आंसर होगा वो ए क्रॉस बी का जो आंसर ए क्रॉस बी होगा वो इसके साथ भी 90 होगा, इसके साथ भी 90 होगा। आप जरा देखिए, अगर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट का एक ए वेक्टर के साथ डॉट कर रहे हैं तो डॉट करने में आता है थीटा। जैसे मान लीजिए इसको ओपन करोगे तो आएगा ए का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब पहले दो वेक्टर का डॉट कर रहे हो, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो मतलब करना ए और ए क्रॉस बी के बीच कितना एंगल है, तो ए और ए क्रॉस बी एक दूसरे के साथ 90 पर है, तो यहाँ 90 आ जाएगा, और कॉस 90 गोज टू 0, सारा टर्म 0। तो इस आर्टिकल को दिमाग में रख सकते हैं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस है और उसी क्रॉस प्रोडक्ट का उनमें से किसी एक के साथ डॉट किया गया। जैसे P एक्सप्रेशन ऐसा कुछ लिखा हो, P डॉट P क्रॉस Q, आंसर 0। क्यों? चूंकि P क्रॉस की P के भी परपेंडिकुलर होगा Q के भी। अब किसी परपेंडिकुलर चीज़ का P के साथ डॉट कर रहे हो, 90 आएगा, थीटा 90 के 0 आ जाएगा, सो रिजल्ट 0 हो जाएगा। 61 का ए पार्ट सही बेटा, 61 का ए पार्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर आ जाए। 62 नंबर देखिए बेटा, 62 क्या कह रहा है? कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट है? ध्यान दें, इसमें वेलोसिटी तो हर जगह चेंज होगी चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहा है तो इसमें स्पीड नहीं चेंज होती। जैसे 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ है, तो इसमें जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जैसे क्या नाम दिया जा रहा है, स्पीड, ये स्पीड चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, स्पीड एक जैसी रहेगी। क्लियर? सो इसका बच्चों ऑप्शन संख्या डी करेक्ट है। एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, कभी इधर सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, कभी इधर सेंटर की तरफ, कभी इधर सेंटर की तरफ। वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करती है चूंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती भी। तो 62 का बच्चों ऑप्शन संख्या डी करेक्ट है। अगला सवाल 63 नंबर, इसे नोट कर लें। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म होता तो स्पीड भी चेंज होती, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड भी चेंज होती। 63 नंबर देखिए जरा अगला क्वेश्चन। कह रहा है ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ स्फीयर रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ एट अ स्पीड s। कह रहा किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करने वाले किसी स्फीयर का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज a और इसकी जो स्पीड है वो s है। स्फीयर इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, ये स्फीयर सेंटर से r दूरी पर है, ठीक है भाई, मान लिया। What is centripetal acceleration of the same sphere if both distance r and s are doubled? पहले तो ध्यान दें, पहले देखो एक्सेलरेशन बराबर होता है v स्क्वायर बाई r। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर और रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। सो v स्क्वायर, यहाँ स्पीड का नाम s दिया गया था, s स्क्वायर बाई r आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि अगर स्पीड को डबल किया जाए, रेडियस को भी डबल कर दिया जाए, तो नया एक्सेलरेशन मान लो a डैश हो जाएगा, तो स्पीड को लिखो s की जगह 2s का स्क्वायर और रेडियस की जगह लिखो r की जगह 2r का स्क्वायर, तो ऊपर बन जाएगा 4s स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 2r, 2 से काटो तो ये आ जाएगा 2। तो एक्सेलरेशन a डैश बराबर 2 टाइम्स ऑफ s स्क्वायर बाई r। ध्यान से देखो s स्क्वायर बाई r पुराना एक्सेलरेशन है, सो नया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2 टाइम्स ऑफ पुराना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आई थिंक दैट इज गिवन इन क्वेश्चन ऑप्शन संख्या डी, ये ऑप्शन संख्या डी में दिया है। ये हो गया 63 नंबर। आगे आ जाए बेटा 64 नंबर, इसे रफ करना बेटा। 64 नंबर पर आ जाओ। ये सेंट्रीपिटल क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन का सवाल। प्रश्न संख्या 64 पर आ जाए। कह रहा व्हाट इज द पीरियड ऑफ अ पॉइंट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एट अ लीनियर स्पीड ऑफ
200 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कह रहा कितना वक्त लगेगा अगर किसी 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट है वो 100 पाई सेंटीमीटर पर मिनट से घूम रहा है। बड़ा अजीब गरीब रफ्तार दिया, 100 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो जो भी मामला है पहले मिनट में निकाल लें फिर सेकंड करेंगे। तो टाइम पीरियड, एक चक्कर का टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई आप सर्कुलर पाथ पर चलेंगे, डिस्टेंस चलेंगे सरकमफेरेंस के बराबर, परिधि के बराबर 2 पाई आर, और रफ्तार आपकी भी तो 2 रहेगा, पाई रहेगा, रेडियस की जगह 5 और आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। अपॉन रफ्तार जो है वो पाई वगैरह में जो भी दी गई 100 पाई, नीचे भी सेंटीमीटर, और प्रति मिनट उछलकर ऊपर चला जाएगा प्रति मिनट। अब लॉजिकली समझो, पाई से पाई खत्म और 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म, आंसर आ गया टी बराबर ऊपर मिनट, अच्छा सेंटीमीटर खत्म, ऊपर मिनट 1 मिनट, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, मिनट अपॉन 10। अच्छा मिनट होते हैं 60 सेकंड, अपॉन 10 0 0 कैंसिल, टी बराबर 6 सेकंड लगेगा। मिनट को लास्ट में सेकंड में कन्वर्ट करिए। अच्छा यहाँ सेंटीमीटर था, वो भी जरूरत नहीं पड़ी, कैंसिल हो गया। सो 6 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली। आई थिंक इट इज़ ऑब्वियस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया बेटा। 2 की जगह 2 है, पाई की जगह पाई है, आई आर की जगह, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। पीरियड ऑफ अ पार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस इन स्पीड पर मिनट है। कुछ गलती नहीं बेटा, थोड़ी सी मेरे हिसाब से, वैसे सब सही है। टाइम पीरियड बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस की जगह 2 पाई आर की जगह बिल्कुल सही लिखा है, वी की जगह स्पीड है जो कि 200 पाई पर सेंटीमीटर। बेटा थोड़ा सा मिस्टेक होता हुआ यहाँ पर, ये 2 है तो नीचे 2 रहेगा, क्लियर। तो नीचे यहाँ भी 2 रहेगा, तो ये आंसर 3 सेकंड आ जाएगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 सेकंड इज गिवन इन डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ थोड़ा सा रफ्तार गड़बड़ हो रही थी, 200 पाई, हमने 100 पाई लिख लिया था, क्लियर। और देखिए जैसा ऐसे क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 65 नंबर सवाल, 65 नंबर 65 कह रहा, अ कार इज बीइंग ड्रिवन ऑन अ रोड हैविंग 2 डिस्टेंट सर्कुलर बेंड्स B1 एंड B2 ऑफ रेडियस R एंड 3R। सवाल संख्या 65 है और वो कह रहा है कि 2 अलग अलग रेडियस हैं R, और एक रेडियस थोड़ी और अधिक है 3R। यहाँ जो बेंड है B1 मोड़ है, और यहाँ जो बेंड है B2 है। इफ़ S1 इज द स्पीड ऑफ द कार एट B1 एंड S2 एट, यहाँ जो रफ्तार है उसका नाम S1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ जो रफ्तार है दैट इज गिवन एज S2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ S1 S2 सो दैट द सेंट्रीपिटल फोर्सेस एट द बोथ एंड आर इक्वल। दोनों एंड पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल। अच्छा एक ही कार है तो मास एक जैसा है यहाँ भी, और मास एक जैसा है यहाँ भी, तो दोनों में सेंटीपिटल फोर्स बराबर। तो पहले बताओ यहाँ सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा। सेंटीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई आर, m S1 स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस r। इधर सेंटीपिटल फोर्स बोलिए बेटा, इधर भी सेंटीपिटल फोर्स हो जाए Fc बराबर m की जगह m वही कार, S2 का स्क्वायर रफ्तार का स्क्वायर अपॉन 3r। अब अगर दोनों बातों को बराबर किया जाए, वो कह रहा है कि ये जो फोर्सेस हैं बराबर हों, तो दोनों बराबर करोगे तो m से m खत्म, r से r, तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा। हमसे पूछ रहा S1 S2 का रेशियो क्या होगा। ध्यान से देखो, अगर दोनों बातें बराबर कर दें तो m से m खत्म, r से r खत्म, तो S1 स्क्वायर बाई r बराबर S2 स्क्वायर बाई 3r। हालांकि हम r से r खत्म कर चुके हैं, तो S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर, दोनों की एक जगह समेट लिया, होल स्क्वायर बराबर 1/3, यानी S1 इस टू S2 बराबर स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, सो 1/√3, ये रेशियो आ गया। सो S1 इस टू S2 इज 1/√3। 65 का ऑप्शन संख्या सी करेक्ट है बेटा।
अगला 66 नंबर, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन मैकेनिक्स का शानदार सवाल जो कि सिंपल फार्मूले पर बेस्ड ऑन F बराबर mv²/r। अगला सवाल क्वेश्चन संख्या 66, 66 नंबर सवाल, 66 नंबर सवाल अच्छा सवाल है। देखिए जरा क्या कह रहा है। Force F exerted on a charged particle when the particle enter a magnetic field B with a velocity v, which of the following is always true। ध्यान दें, सबसे पहली बात तो सीखने लायक ये है कि किसी भी यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड B है, डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे कुछ है, उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q किसी v रफ्तार से एंट्री करता है किसी थीटा एंगल पर, तो इस पर जो फोर्स लगता है वो होता है, बेटा याद होगा आपको, F बराबर Q v b sin थीटा। इससे पहले कि सवाल कुछ पूछे हमने पहले उसके फ्रेम को रेडी कर लिया। अब जरा बात करें आगे की, तो वो कह रहा है कि फोर्स F B V R परपेंडिकुलर, F B R पैरेलल। हम कह रहे हैं देखो सिंपल सी बातचीत है, ये आंसर इसमें से Q को हटा दो, Q को हटा दीजिए, तो बच्चा V क्रॉस B, एक्चुअली वेक्टर फॉर्मेट है। अब अगर क्रॉस में कोई दो पैरेलल हुए, सपोज को दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल की भी थीटा जीरो, थीटा जीरो तो ये साइन जीरो, तो पूरा जीरो, मतलब कोई दो पैरेलल होने नहीं चाहिए, हर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो उसने बी पार्ट में कहा एफ बी पैरेलल, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों का जो क्रॉस होगा अभी सिखाया है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, इन दोनों पर, तो जो फोर्स होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से ये इसके परपेंडिकुलर, इसके यानी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इससे बी और डी ऑप्शन बेकार। हाँ, सी ऑप्शन देखें, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, हमने कह रहे थे दोनों का क्रॉस इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, वो को डायरेक्शनल रहेगा विद द एफ, यानी एफ इसके भी परपेंडिकुलर है चूंकि इनका क्रॉस है, एफ इसके भी परपेंडिकुलर, यानी एफ परपेंडिकुलर टू बी सही स्टेटमेंट है, एफ परपेंडिकुलर टू बी सही स्टेटमेंट है, और ये सही स्टेटमेंट आपका सी पार्ट में लिख दिया गया है, सी पार्ट में। क्लियर? अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों परपेंडिकुलर, एक्चुअली ये दोनों किसी थीटा एंगल में भी हो सकते हैं, लेकिन ये कन्फर्म कि फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। खैर 66 का बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन सी पार्ट। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर? तो 66 के आगे बेटा जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उन्हें हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, और इसी के साथ साथ जो एक दो क्वेश्चंस बीच में मिसप्रिंट थे उनको देखेंगे, अगर करेक्ट हो जाते तो उन्हें भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तब तक आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए। पेपर की मदद से आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया कि क्वेश्चंस का लेवल एवरेज मॉडरेट यानी आसान है, लेकिन जहाँ जहाँ कैलकुलेशन बेसिस वहाँ 26 डिग्री 19 डिग्री इस तरह के एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आप अप्रॉक्सीमेशन से एंगल गेस कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट एंगल की वैल्यू टेबल से ही मिल सकती है। तो तकरीबन आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें, अन्यथा टेबल की हेल्प लेकर के सवालों को सॉल्व करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों फिर अगले वीडियो में इसी पेपर सोल्यूशन के